गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे और चैप्टर 9 में हमने पढ़ लिया था कि कृषि कितने प्रकार की होती है और कैसी कैसी कृषि होती है और स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको क्षेत्रीय नामों से क्या, क्षेत्रीय जो नाम है वो क्या क्या है इनकी, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब मैं जो आज का टॉपिक जो पढ़ाऊँगी, आज का टॉपिक है कि उत्पादन उद्देश्य के आधार पर कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो कल मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया था, वो आपने बना लिया होगा। उसके अंदर बहुत इजी वे में बनाए थे वो मैंने सारे। अब ये जो उत्पादन उद्देश्य के आधार पे मैं बता रही हूँ, इसमें जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो खाद्यान्न होता है, खाद्यान्न फसलें होता है, तिलहन फसलें होता है और व्यापारिक एवं नकदी फसलें होता है। इससे पहले मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ कि जो फसलों के जो प्रकार हैं उनको, जैसे खाद्यान्न फसल क्या होती है, तो कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसलों में खाद्यान्न फसलें बताई थी, व्यापारिक बताई थी और मैंने बागानी बताई थी। तो एक बार इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन से वो देख लो कि कई बार 1-1, 2-2 नंबर के आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं, व्यावसायिक क्या होती है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक फसलें क्या होती हैं, जिनसे व्यापार किया जाता है। जैसे मैंने गन्ना बताया था, कपास बताया था, अफीम बताया था, है ना। और बागानी फसलें क्या होती हैं, जिसमें क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, फल फ्रूट्स हो गए। ये कैसी फसलें होती हैं, ये बागानी फसलें होती हैं। ठीक है, तो इनके थोड़े से मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ। मैंने इसका पॉइंट्स बना रखे हैं, वो देख लीजिए आप। ये देखिए बच्चों, भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पे फसलों का जो रूप है वो देख लो कि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, जिनमें ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ एवं दालें। व्यावसायिक फसलें कौन सी होती हैं या औद्योगिक फसलें कौन सी होती हैं, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उपयोग के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता हो, उसे मुद्रादायिनी फसलें कहते हैं। मुद्रादायिनी का मतलब होता है जो मुद्रा देने वाली फसलें होती हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना से क्या बनती है, चीनी बनती है। तो गन्ना को प्रोसेस करके चीनी बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि गन्ने से महंगी चीनी पड़ती है और इससे ज़्यादा और इसको स्टोर भी किया जा सकता है। गन्ने को स्टोर नहीं कर सकते आप जो लॉन्ग टाइम के लिए, स्टोर करने के बाद ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार की जो फसलें होती हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन है, ये ऐसी फसलें हैं जिनको मुद्रादायिनी फसलें भी कहते हैं, व्यावसायिक फसलें भी कहते हैं या औद्योगिक फसलें भी कहते हैं। बागानी फसलें ऐसी फसलें हैं जिनमें विशाल बागों में इसको उत्पादित किया जाता है और तथा पेय व औद्योगिक कार्यों के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। अब चाय है, चाय आप जानते हो असम बहुत फेमस है इसके लिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, कर्नाटक हो गया। कॉफ़ी के लिए तो कर्नाटक तो फेमस ही है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कॉफ़ी का जो है वो कर्नाटक है। बाबा बूदन नाम की एक पहाड़ी है, वहाँ पर इस कॉफ़ी को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। रबड़ है, सिनकोना है और गर्म मसाले, ये कैसी फसलें हैं, ये बागानी फसलें। उद्यान फसलों में क्या आता है, जिसमें फल और सब्जियों को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया। ये तो डेफिनेशंस हो गई जो 1-1, 2-2 नंबर की क्वेश्चन पूछते हैं कि मुद्रादायिनी फसलें किसे कहते हैं या बागानी फसलें किसे कहते हैं, ये इसमें आता है। ठीक है, अब ये देखिए, कल मैं अपना आगे से जो कल मैंने पढ़ाई थी उसका आगे का टॉपिक है ये उत्पादन उद्देश्य के आधार पर अपन ने खाद्यान्न में बांटा, तिलहन में बांटा और व्यापारिक में। मैंने नाम लिख दिए हैं सबके। खाद्यान्न में कौन कौन से, दलहन मतलब जो दालें होती है उसको दलहन बोलते हैं। तिलहन जिससे तेल निकाला जाता है उसको तिलहन बोलते हैं। और व्यापारिक और नकदी मैंने लिख रखा है सारा, इसमें देख लीजिएगा। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, थोड़ा सा ये आपकी है नहीं लेकिन मैंने थोड़ा स्पेशली बताया कि चावल कहाँ से आया। तो चावल तो सिंधु सभ्यता यानी भारत का ही, चावल जो है वो भारत की ही फसल है, मुख्य फसल। या मुख्यतः कहाँ पर पैदा किया गया था, इसको भारत में पैदा किया गया था। गेहूँ जो है वो मध्य एशिया का है। तो ये मैंने पूरा लिख रखा है इसमें कि मक्का कहाँ का है, चाय कहाँ की है, कॉफ़ी कहाँ की है, तंबाकू कहाँ का है, ये सब। और महत्वपूर्ण तथ्य में मैंने लिखा है कि खरीफ मैंने बताया था वर्षा काल। ठीक है, तो खरीफ में सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल जो होती है वो चावल होती है। और चावल जो, ध्यान रखना कि जो चावल जो है वो रोपित फसल है। रोपित मतलब कि इसको एक जगह बो दिया जाता है, फिर इसकी पौधों को निकाल करके दूसरी जगह रोपित किया जाता है या रोपा जाता है या ज़मीन में दबाया जाता है। तो ये रोपित फसल है। रबी की फसल में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। खाद्यान्न की फसलों में सबसे अधिक पैदा होने वाले चावल ही है। वर्ष भर सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल चावल ही है। दलहन में सर्वाधिक चना होता है। तिलहन में सर्वाधिक मूंगफली होती है। और व्यापारिक फसलों में चाय सर्वाधिक होती है। और खाद्यान्न में सबसे अधिक आयात की जाने वाली फसल कौन सी है, दलहन या दाल है। ठीक है, ये ध्यान रखना इन बातों का।
अब हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारी फसलें हैं, मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो इन फसलों के अंदर जब इन फसलों को उगाया जाता है मौसम में, तो कितना उगाने के समय क्या इनका टेम्परेचर होना चाहिए और काटने के समय इनका क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो सबसे पहले चावल लिखा हुआ है। चावल की जो स्थिति है, स्थिति मतलब किस समय में, तो इसका जो समय काल होता है, ये समय होता है उष्ण एवं मतलब इसकी जो स्थिति होती है जलवायु की, वो स्थिति कैसी होती है, थोड़ी सी गर्म और हल्की सी आर्द्र होनी चाहिए। यानी चावल को क्या चाहिए, पानी की, इसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है चावल को, ठीक है ना। तो आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। वर्षा जो होती है, वर्षा का जो लेवल लिया गया है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक लिया गया है, यानी ज़्यादा बारिश होगी वो ज़रूरी है इसके लिए। और उत्पादन में ये क्या है, प्रथम स्थान में कौन है हमारा, पश्चिम बंगाल है, भारत का पश्चिम बंगाल है। और उत्पादक यानी उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल है, और उत्पादक मतलब उगाने में सर्वाधिक कौन आगे है, पंजाब आगे है, ठीक है। फिर नवीन जलोढ़ मृदा के कारण पश्चिम बंगाल में चावल की कृषि वर्ष भर होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हर साल बाढ़ आती है। पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। और हर साल बाढ़ आती है तो अपने साथ में जो नदी होती है वो क्या लेके आती है, मिट्टी लेके आती है। तो ये जो मिट्टी लेके आ रही है, ये मिट्टी कैसी मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है, नवीन नई मिट्टी है, यानी दूसरी जगह से स्थानांतरित करके लाई गई हुई मिट्टी है। तो ये बहुत उपयुक्त होती है चावल की कृषि के लिए। चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को, क्योंकि सर्वाधिक चावल जो हो रहा है उत्पादन में वो कौन है, छत्तीसगढ़ है। वर्षा काल, अच्छा चावल की जो कृषि हो रही है तो उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय काल में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब पश्चिम बंगाल में जो चावल की कृषि होती है वो वर्ष भर होती है। तो वर्ष भर होती है तो वर्षा काल में तो इसको अमन कहते हैं, जो चावल की कृषि हो रही है। और शीतकाल में जो बोते हैं चावल को उसको औंस कहते हैं। और ये शीतकाल लिख दिया, ये ग्रीष्मकाल है किसके अंदर, एक बार मैं इसको काट तो सही कर देना, ये ग्रीष्मकाल है, ग्रीष्मकाल में इसको बोरा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये तो हो गया हमारे चावल के बारे में। और चावल की कुछ किस्में भी हैं हमारे यहाँ पर जो नाम से पुकारा जाता है। तो इसकी जो किस्म है या इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो देख लो। पद्मा नाम है, जमुना, गोदावरी, जगन्नाथ। जगन्नाथ कहाँ का फेमस है, उड़ीसा का फेमस है। छत्तीसगढ़ की महानदी बेसिन को चावल की घाटी भी कहते हैं। दक्षिण भारत में तंजावुर या तंजावुर, तमिलनाडु दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। अब देखिए गेहूँ की स्थिति क्या है, इसकी जो स्थिति है वो शीतोष्ण जलवायु है। और जो टेम्परेचर होता है इसका, या तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा कितनी मांगता है, वर्षा कितनी चाहिए इसको, 75 सेंटीमीटर चाहिए इसको। उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान में उत्तर प्रदेश और पंजाब है। और उत्पादकता में कौन है, पंजाब आगे है। गेहूं की किस्में कौन कौन सी है, तो सोना, पन्ना, हीरा, सोनालिका, लाल बहादुर और मैक्सिकन। तो ये तो गेहूं के बारे में हो गया। ऐसे ही कपास है, कपास की स्थिति क्या है तो कपास की स्थिति कोई नहीं होती, कपास को तो सिर्फ काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी के अंदर सर्वाधिक उगती है। और आप ये भी ध्यान रखना, जो कपास जो हम है फसल, वो भारत की ही सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा उगाई गई फसल थी। और भारत में ही सबसे मूल स्थान इसका जो है वो भारत ही है। अब आएगा उत्पादन में कपास में कौन कौन है, तो सबसे आगे महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, क्योंकि पठारी क्षेत्र में पूरा काली मिट्टी का लावा मिट्टी है वहाँ पर। गुजरात भी यही है, और तेलंगाना में। तीनों क्षेत्र कैसे हैं, पठारी क्षेत्र है और लावा से निर्मित क्षेत्र है, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर कपास के अंदर एक बीटी कॉटन के नाम से भी एक किस्म आई थी जिसको नरमा कहा जाता था। तो इसका जो पूरा नाम है बैसिल्स थ्यूरीजेनिस। किस्म को भारत में हमारे यहाँ नरमा कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो नरमा नाम की जो कपास थी, इसके रेशे जो थे वो लंबे लंबे रेशे थे, ठीक है। तो ये बहुत फेमस थी और अभी भी है वैसे, लेकिन अब इसकी क्वालिटी इतनी नहीं है। और इसमें जो कीड़ा लगता है इस फसल में, उस कीड़े का नाम था बालवर्म, क्योंकि इसमें सर्वाधिक कीड़ा लग जाया करता था इस फसल में। तो अब अधिकतर ये फसल कीड़ों के द्वारा क्या कर दी जाती थी, नष्ट कर दी जाती थी। भारत के चीन के बाद कपास में दूसरा स्थान किसका है, चीन के बाद भारत का है। भारत में छोटे रेशे वाले कपास का अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको कि जो बीटी कॉटन था उसमें कीड़ा जल्दी लग जाया करता था, इसलिए इस फसल को उगाना बंद कर दिया। और ये बीटी कॉटन नाम की जो फसल थी इसको ही नरमा कहते हैं। और जो कीड़ा लगता था बाल वर्म लगता था इसमें। और भारत में अब जो फसल उगाई जाती है वो छोटे रेशे वाली उगाई जाती है, और इसको ही क्या किया जाता है, और बाकी को क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पर आयात किया जाता है। ये तो हमारी हो गई फसलों के बारे में। चाय, अब चाय के बारे में देख ली, बागानी फसल है ये हमारी।
ठीक है। तो भारत में चाय का व्यावसायिक उत्पादन 1834 से अंग्रेजों के द्वारा किया गया, क्योंकि अंग्रेज लेके आए थे पौधा हमारे यहाँ पर। और चाय, ध्यान रखना, चीन का पौधा है, चीन से आया है हमारे यहाँ पर। भौगोलिक दशाएं जो थी, तो भौगोलिक दशाएं क्या चाहिए इसको, ढालू, मतलब पहाड़ी क्षेत्र का ढालू भाग चाहिए, और लेटेराइट मिट्टी चाहिए इसको, और सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी चाहिए, सीधी किरणों में इसका पौधा क्या हो जाता है, जल जाता है। सर्वाधिक उत्पादन असम में किया जाता है, फिर पंजाब में, पश्चिम बंगाल में किया जाता है, और तमिलनाडु में किया जाता है। चाय उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। निर्यात में श्रीलंका के बाद भारत का तीसरा स्थान है। निर्यात में मतलब निकालने, मतलब देने में, दूसरों को देने के लिए निर्यात में, है ना। उपभोग भारत सर्वाधिक करता है, क्योंकि चाय, भारत के लोग सर्वाधिक क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो प्रथम स्थान पर है भारत उपभोग में। भारत चाय का निर्यात सर्वाधिक ब्रिटेन को करता है। हमारी चाय का जो निर्यात किया जाता है वो किसको किया जाता है, ब्रिटेन को किया जाता है। कॉफ़ी देख लीजिए, तो भौगोलिक दशाएं क्या है इसकी, वही लेटेराइट मिट्टी चाहिए, वही ढालू भाग चाहिए इसको, और सूर्य की किरणें कैसी चाहिए इसको, तिरछी चाहिए। यानी जो चाय की जो है स्थिति है, वही स्थिति किसकी है, कॉफ़ी की है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो कॉफ़ी होती है वो पूर्वी ढालों पर नीलगिरी की पहाड़ी पर होती है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम भी बताया था कि बाबा बूदन जो पहाड़ी है वो बहुत फेमस है यहाँ के लिए। कॉफ़ी का स्थान जो है भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, कर्नाटक है, और वो जगह का नाम है बाबा बूदन। सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में, फिर केरल में, और फिर तमिलनाडु में होता है। और कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती हैं, 3 जो मतलब वेराइटीज़ होती है वो पाई जाती हैं। तो एक तो अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका। जो अरेबिका जो पाई जाती है वो 60% पाई जाती है, और रोबस्टा जो पाई जाती है वो 40%। यानी हमारे यहाँ पर कॉफ़ी की किस्म तो 3 है, लेकिन भारत में जो उगाई जाती है वो मात्र 2 ही उगाई जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। और इन दोनों में भी सर्वाधिक कौन सी उगाई जाती है, 60% पे अरेबिका उगाई जाती है, और दूसरे नंबर पर रोबस्टा उगाई जाती है। ब्राज़ील में तीनों ही किस्में उगाई जाती हैं, ठीक है। ब्राज़ील भी कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि अगर विश्व में बात करें, है ना, तो वर्ल्ड में बात करें तो कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, ब्राज़ील है। अब आएगा हमारा मक्का। तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में होता है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक में होता है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है। मक्का के स्टार्च से एथिलीन गैस बनाई जाती है, जो फलों को पकाने में उपयोग में लिया जाता है। आपने अगर देखे हो तो केलों के ऊपर कभी कभी काला काला सा और या वाइट वाइट सा कुछ लगा होता है, वो एथिलीन गैस का ही लगा होता है। यानी उसमें एक पोटली में बांध के उसको बना करके रखा जाता है, और उससे अपने आप ही फसल क्या, जैसे पपीता वगैरह जो होते हैं ना, पपीता, केला, वो इसी के द्वारा पकाया जाता है। जूट के मामले में भारत के अंदर पश्चिम बंगाल क्या है, आगे है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो गंगा का मुहाना है वहाँ पर सर्वाधिक इसको उगाया। और जूट जो है इसको भी कैसी वो चाहिए जलवायु, इसको भी आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है, और पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है उसकी। तो जूट पश्चिम बंगाल में 90% इसका उत्पादन किया जाता है। गोल्डन फाइबर और सुनहरा रेशा भी कहा जाता है इसको। बाजरा में जो स्थान है वो राजस्थान का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो गुजरात में होता है। और भारत विश्व में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन, यानी बाजरे के मामले में भारत जो है विश्व में नंबर 1 पर है। ये तो हमारी मुख्य खाद्यान्न फसलें हो गई हैं जिनको हम उपयोग में लिए जाते हैं। तो इसके बाद आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार ये जो फसलें हैं अपना योगदान निभाती हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको कुछ फसलों के नाम भी बता देती हूँ योगदान से पहले, कि इसमें जो कुछ फसलों के अभी हमारे यहाँ पे क्या हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति के बाद में बहुत सारी अचानक से हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में एक उछाल आया और भारत की अर्थव्यवस्था टॉप पर आ गई। तो कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा या हरित क्रांति के द्वारा कुछ क्रांतियों का क्या किया गया, कार्यक्रम चलाए गए, जिसके द्वारा अलग अलग फसलों को उसमें बोया गया और उसमें क्या किया गया, उसका उत्पादन किया गया। तो एक बार नाम देख लीजिए, मैं नाम बता देती हूँ, कुछ लिखे हैं मैंने टॉपिक्स, तो इसमें ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से तात्पर्य है दुग्ध उत्पादन से। यानी आप जानते हो भारत जो है पशुधन के मामले में सबसे आगे है। पशुधन मतलब जानवरों के मामले में, और पालतू पशु हो गए जैसे दुधारू पशु हो गए, उनके मामले में आगे है। तो श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन है, और दुग्ध उत्पादन से तात्पर्य है कि डेयरी के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो और इसको दूसरा नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं इसको।
पीली क्रांति में आती है हमारी सरसों के बारे में, क्योंकि सरसों से तेल भी निकाला जाता है ना। और नीली क्रांति का मतलब होता है कि इसमें मत्स्य को पालन किया जाता है, यानी मछलियों को पाला जाता है और उनका आयात और निर्यात भी किया जाता है। गुलाबी क्रांति से मतलब है झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। काली क्रांति से मतलब है पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। ग्रे और भूरी क्रांति का मतलब है कि सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। लाल क्रांति से तात्पर्य है कि टमाटर या मांस का उत्पादन किया जाता है। और रजत क्रांति से तात्पर्य है कि अंडे का उत्पादन किया जाता है। बादामी क्रांति से जो तात्पर्य है वो मसालों से तात्पर्य है कि मसाले उगाए जाते हैं इसके अंदर, तो मसालों में मतलब किस्मों को बढ़ाने के लिए इस क्रांति को लेकर आए। इंद्रधनुष क्रांति है कि ये जितनी भी आपको क्रांतियाँ दिख रही है, इन क्रांतियों का समय का क्या होता है, योगदान। अब ये जो सारी क्रांतियाँ हैं और जिन जिन फसलों का इनसे तात्पर्य है, जिन जिन वस्तुओं का इनसे तात्पर्य है, तो इस क्रांति के द्वारा इन फसलों में अधिक से अधिक उत्पादन करना और निर्यात करना ही उद्देश्य है सरकार का। इसलिए इन क्रांतियों को चलाया गया कि मान लीजिए कोई फसल है, उसमें अगर कोई कमी है तो उसको इस क्रांति के द्वारा क्या किया जाए, उसमें अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। तो ये तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और 1968 में जो हरित क्रांति हमारे आई थी वो वर्जिन कुरियर लेके आए थे इसको। ये तो रहने दीजिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अपन आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। आप तो एक क्रांति को ध्यान रखें, क्रांति के बारे में ज़रूर पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। अब आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, मतलब कृषि का क्या रोल है। मतलब मैंने परसों भी बोला था आपको कि जो भारत जो है, भारत की जो कृषि है वो किस प्रकार की कृषि है, या किस मतलब कितने लोग इस कृषि में लगे हुए हैं। तो आपको ये मैंने बताया था कि 58% या 59% जो है भारत के, वो कृषि पर निर्भर है, यानी कृषि कार्य को ही करते हैं। और भारत को कैसा देश बोला गया है, तो भारत को कृषि प्रधान देश बोला गया है। अब इसमें यही है कि कृषि का क्या रोल रहता है हमारी अर्थव्यवस्था में, है ना, हमारी इकोनॉमिक में, यानी हमारे भारत की जो कमाई आ रही है उस कमाई में कृषि का क्या क्या योगदान है। तो ये याद रखना कि हमारी जितनी भी वस्तुएं बन रही है, कच्चा माल जो उत्पादित किया जा रहा है, जिसको व्यापारिक फसलें भी बोल रहे हैं हम, औद्योगिक फसलें भी बोलते हैं उसको हम, और मुद्रादायनी फसलें बोल रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रही हैं, वो हमारी कृषि से ही आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रोज़गार का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भारत की जो कृषि में, या कृषि भारत में 55.6% जनसंख्या का प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन है, ठीक है। कृषि सहायक कारकों जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, व वानिकी रोजगार, वानिकी मतलब जंगलों से संबंध होता है इनका ना, जंगल की कटाई छटाई से के साथ उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जो अप्रत्यक्ष आजीविका का साधन भी है। क्योंकि देखो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फसल बो दी, अब 3 महीने बाद उसको काटना है। अब 3 महीने जो अपना ये है किसान है, वो बैठेगा थोड़ी, अब वो 3 महीने क्या करेगा, तो वो 3 महीने क्या करता है, पशु को भी पालता है, जंगलों में जाकर के लकड़ियाँ भी काटता है, लकड़ियों को जाकर के मार्केट में बेचता है, उससे उसको क्या मिलती है, पैसे भी मिलते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, रोजगार का सबसे बड़ा साधन भी है। और मैंने कल आपको बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद, मैंने बोला था कि एक देश की सीमा के अंदर एक निश्चित समय में उत्पादित की जा रही वस्तुओं को और उससे प्राप्त हो रही आय को हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में भारत का क्या रोल है और उसमें कृषि का कितना योगदान है, ठीक है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहायक कारकों का योगदान अधिक रहा है। 1951 में जो योगदान 1993-94 की कीमतों पर 55.11% था, वह 1990 में 44.26% ही रह गया। और 2007-08 में 1999-2000 की कीमतों पर 17.8% तथा 2015-16 में 2011-12 की कीमतों पर 15.35% ही रह गया। इस कमी का कारण औद्योगिक विकास में द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि बताया था। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये आगे है, मैं बता दूंगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देती हूँ मैं आपको कि प्राथमिक क्षेत्र में तो आते हैं कृषि से उत्पादित की जाने वाले जितने भी कार्य होते हैं और कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में किए जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या किए जाते हैं कि कृषि से उत्पादित जो भी वस्तु है उससे किसी चीज़ का निर्माण करना, तो वो कौन से क्षेत्र में आते हैं, वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और इन दोनों से अलग हटके एक क्षेत्र
और है, और वो कहलाता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, पोस्टमैन्स, यानी जिसमें हम नौकरी कर रहे हैं, यानी हम दूसरों की नौकरी कर रहे हैं और वो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। और इन दोनों क्षेत्रों से तृतीयक क्षेत्र का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। और विदेशी व्यापार में क्या योगदान रहता है इसका, तो भारत में वैश्विक कृषि उत्पादन के निर्यात में 2.07% योगदान रखता है। भारत कृषि उत्पादन के निर्यातों की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। यह भारत की कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। निर्यात के रूप में चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताजे फल, बासमती चावल आदि प्रमुख उत्पादन है। अन्य कृषि सामग्री जैसे जूट, कपड़े, मुर्गी पालन आदि उत्पादन भी इसमें सम्मिलित है। जब भी आयात में खाद्यान्न सम्मिलित किया जाता है। चौथा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। मैंने अभी बताया था कि कच्चे माल का उत्पादन कहाँ पर किया जा रहा है, कृषि में। जैसे गन्ना है, गन्ना क्या है, कच्चा माल है। लकड़ी है, क्या है, कच्चा माल है, ठीक है। जूट है, जूट कैसा है, कच्चा माल है। रबड़ है, रबड़ कैसा है, कच्चा माल है, क्योंकि एक पेड़ होता है, उस पेड़ से क्या निकाला जाता है, एक लिक्विड निकाला जाता है और उसको क्या प्रोसेस किया जाता है, रबड़ में बनाया जाता है। और मसाले हैं, मसाले भी कैसे हैं, कच्चा माल ही है। तो ये सारे कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है, कृषि से होती है। और औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की व्यवस्था की जाती है। तो भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि कृषि पर निर्भर है। कृषि से संबंधित यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, जुताई उपकरण तथा खाद एवं कीटनाशकों के लिए यह क्षेत्र बाजार उपलब्ध कराता है। भारतीय कृषि का आकलन करें तो हम पाएंगे कि कृषि जहां भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, वहीं रोजगार तथा आय सृजन का भी बड़ा साधन है। परंतु कृषि पर मानसून की निर्भरता तथा उसकी अनिश्चितता और अनियमितता तथा बाढ़ एवं सूखे की विभीषिका के कारण उत्पादन कम होता है। यदि भारत में कृषि का विकास करना है तो हमें कृषि के लिए प्राचीन स्वरूप एवं उत्पादन का जीवन निर्वाहन प्रयोजन में परिवर्तन करना होगा। साथ ही कृषकों में अशिक्षा, गरीबी तथा ऋणग्रस्तता को दूर करना होगा, तभी भारतीय कृषि एवं कृषकों की विकास होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो कृषि आधार है वो क्या है, मानसून पे डिपेंड है। जब बारिश होगी तभी हमारे यहाँ पर कृषि होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो कोई भी प्रकार की कोई कृषि नहीं होगी। और दूसरा ये बताया जाए कि जो किसान हैं उनको हमें क्या करना आवश्यक है, उनको हमें शिक्षित करना आवश्यक है। क्योंकि पहले प्राचीन काल में क्या होता था कि जो किसान होता था वो कर्जे में डूब जाया करते थे, अपनी ज़मीन जायदादों को क्या कर दिया करते थे, वो लोग गिरवी रख दिया करते थे। तो और उनको कोई नॉलेज नहीं होती थी कि हम जो अपना जो फसलें उगा रहे हैं उसमें बाज़ार में क्या उसकी वैल्यू है या क्या उसकी कीमत है, तो उसका भी पता उनको होना चाहिए। अब आजकल धीरे धीरे क्या हो गया, कृषक को समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। उनके लिए एक ऐप भी बना दिया गया है ताकि उनको ये पता होता है कि गेहूं की क्या कीमत चल रही है, यानी होलसेल रेट क्या चल रही है। तो वो अपना माल डायरेक्ट, अब क्या पहले तो क्या होते थे, बीच में मध्यस्थ होते थे, तो सरकार के पास माल सीधे नहीं पहुँच पाता। अब किसान डायरेक्ट अपना माल कहाँ पहुँचा सकता है, सरकार के पास पहुँचा सकता है या खुद जाकर के बाज़ार में अपना माल बेच सकता है। अब उनके जो बीच में मध्यस्थ होते थे वो उनका आधा पैसा तो खा जाया करते थे। तो इस प्रकार अब धीरे धीरे हमारी कृषि जो क्षेत्र उसमें सुधार हो रहा है। अब किसान पढ़े लिखे भी होते जा रहे हैं, समझदार भी होते जा रहे हैं और उनको इस चीज़ की शिक्षा भी दी जा रही है। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन पूरा समाप्त हो चुका है। मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से हमारी कौन कौन से खाद्यान्न फसलें हैं, क्या कृषि का योगदान है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बाद में सेंड कर दूँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।